हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स की एक बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ एलियनेशन को समझेंगे। थ्योरी ऑफ एलियनेशन गिवन बाय कार्ल मार्क्स इज इंट्रिकेटली रिलेटेड विथ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एसेंस, यानी कि क्या होता है इंसान होना, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, क्या है वास्तविक मतलब फ्रीडम का, आज़ादी का। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि कार्ल मार्क्स की राइटिंग में आपको एक शार्प चेंज देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स जो भी लिखते हैं इन हिज अर्ली फेज 1840 से लेकर के 1845 तक, वहाँ पे आपको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड दिखता है कार्ल मार्क्स का। मतलब उनका ज़्यादा झुकाव एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे है। यंग एज से ही कार्ल मार्क्स वाज कंसर्न्ड अबाउट सफरिंग ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसको रोकना है। वो उनका कोर कंसर्न रहा है, जो यंग एज से लेकर के एंड तक रहेगा। बाद में भी जिसको कहा जाता है मैच्योर मार्क्स, उस फेज में भी रहेगा। लेकिन यंग एज में थोड़ा वो फिलोसॉफिकल एंड ह्यूमनिस्ट अप्रोच दिखता है उनका। और उसी दौरान उन्होंने तीन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स दिए हैं: एसेंस ऑफ ह्यूमन, थ्योरी ऑफ एलियनेशन एंड एसेंस ऑफ फ्रीडम। 1845 के बाद से मार्क्स की राइटिंग में एक बदलाव देखने को मिलता है। मार्क्स खुद ही शार्प क्रिटिक हो जाएंगे फिलोसोफर्स के। मार्क्स 1845 ऑनवर्ड्स कहेंगे कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो खाली एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं, गोल मटोल बातें करते हैं, सीधी बात नहीं करते। साइंटिस्ट्स सही होते हैं, साइंटिस्ट लोग सीधी बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी थ्योरीज को रियल वर्ल्ड में। इसीलिए पॉलिटी की दुनिया में भी, इकोनॉमी की दुनिया में भी हमें साइंटिफिक अप्रोच लेने की जरूरत है, ना कि फिलोसॉफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच। मार्क्स कहेंगे जो फिलोसोफर्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट बातें घुमा फिरा करके, गोल मटोल बातें करके और जैसे तैसे भी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसी थ्योरीज देते हैं जिससे वर्कर्स एक्सप्लॉइट हों। जैसे कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि आप लॉक को ही देख लीजिए। लॉक ने घुमा फिरा करके क्या प्रूव कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नेचुरल राइट, और इस तरीके से उसने जस्टिफाई कर दिया कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके पास अगर संपत्ति है, उनकी जरूरत से ज्यादा भी संपत्ति है, नीड से ज्यादा भी संपत्ति है, येट दे आर क्वाइट जस्टिफाइड इन हैविंग दैट रिसोर्स विद देमसेल्फ बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। तो मार्क्स कहेंगे ये सब फिलोसोफर लोग एब्स्ट्रैक्ट बातें घुमा फिरा करके बातें जानबूझ करके करते हैं ताकि वो रिच लोगों को, पावरफुल लोगों को और इनडायरेक्टली उनको जस्टिफाई कर पाए। कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलोसोफर्स आर डूइंग इनजस्टिस टू देयर प्रोफेशन, और वास्तविक तौर पे हमें साइंटिफिक अप्रोच लेना चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए, ऐसी बात जो हम प्रूव कर पाएं, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएं, जो लॉजिकल हो पूरी तरीके से। और ये जो अप्रोच है कार्ल मार्क्स का, जो 1845 के बाद से देखने को मिलेगा, इसी अप्रोच को कहा गया है फेज ऑफ मैच्योर मार्क्स, जहां पे ही विल टेंड टू बी वेरी मच साइंटिफिक, मटीरियलिस्ट। अर्ली फेज में इज फिलोसोफर एंड ह्यूमनिस्ट। बाद में वो जो अपनी थ्योरी देंगे सोशलिज्म की, उसको वो कहेंगे साइंटिफिक सोशलिज्म। बाद के फेज में जो उनका कोर कॉन्सेप्ट है वो है सरप्लस वैल्यू का। तो कल के वीडियो में हम लोग मेनली मैच्योर मार्क्स के बारे में समझेंगे कि मैच्योर मार्क्स ने क्या बातें कही हैं, बट आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे यंग मार्क्स के इन तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। आगे और भी फिलोसोफर्स होंगे जो इवैल्यूएट करेंगे मार्क्स को। तो कई सारे फिलोसोफर्स कहेंगे कि नहीं, ऐसा कोई शार्प कॉन्ट्रास्ट नहीं है यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स में। यंग मार्क्स के आइडियाज को ही आगे लेकर के गए हैं मैच्योर मार्क्स। जबकि कुछ फिलोसोफर्स कहेंगे कि देयर इज शार्प चेंज इन थिंकिंग ऑफ मार्क्स इन यंग फेज एंड मैच्योर फेज। वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले यंग मार्क्स के बारे में आज समझ लेते हैं कि बिल्कुल जवानी में मार्क्स जो अर्ली राइटिंग करते हैं वहाँ पे उनकी किस तरह की थिंकिंग है। फिर कैसे उनकी थिंकिंग बदलेगी 1845 ऑनवर्ड्स, वो हम लोग कल देखेंगे। फिर उनके ऊपर अलग अलग थिंकर्स का इवैल्यूएशन भी देखेंगे, कौन क्या सोचता था। कुछ लोग कहेंगे कि इट इज कंटिन्यूटी, कुछ लोग कहेंगे इट इज शार्प चेंज। यंग मार्क्स की अगर बात करें तो उनकी दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं: क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट एंड इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स।
1843 एंड 1844 में ये किताबें पब्लिश हुई। इन दोनों ही किताबों में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ये तीन मैंने आपको बता ही दिया, एसेंस ऑफ ह्यूमन, थ्योरी ऑफ एलियनेशन एंड एसेंस ऑफ फ्रीडम, एंड दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो एसेंस ऑफ ह्यूमन की बात की जाए कि इंसान होना क्या होता है, व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इंसान एसेंशियली क्रिएटिव बीइंग्स होते हैं एंड दे वांट टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। दो बातें हैं इंसान होने का मतलब, एक तो इंसान क्रिएटिव होता है, कोई इंसान नेचुरल तरीके से कोई सिंगिंग की तरफ इंक्लाइंड होता है, कोई डांसिंग की तरफ होगा, कोई पोएट्री की तरफ होगा, कोई पेंटिंग की तरफ होगा, किसी का साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, वो साइंटिफिक रिसर्च करने में उसकी ज़्यादा रुचि होगी। तो हर इंसान की कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की तरफ झुकाव होता है, एक फीचर तो ये होता है इंसान का। और दूसरा, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ सोशल रिलेशंस बिल्ड करना चाहता है। तो अरिस्टोटल ने भी कहा था मैन इज सोशल एनिमल, वैसा ही कुछ मार्क्स भी कहते हैं कि इंसान होने का मतलब ही है यू वांट टू डिस्कस विथ पीपल अराउंड यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ पीपल अराउंड यू, किसी के साथ फ्रेंड का, किसी के साथ किसी और तरीके का रिलेशन, एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। एंड देन मार्क्स सेज कि जिस दौर में हम लोग अभी जी रहे हैं, कैपिटलिज्म के दौर में, इट डिस्टॉर्ट्स ह्यूमन एसेंस, वो इंसान को इंसान रहने नहीं दे रहा, ये इंसान को रिड्यूस कर देता है इनटू एन ऑब्जेक्ट। अ ह्यूमन इज बीइंग रिड्यूस्ड इनटू एन ऑब्जेक्ट। Capitalism is leading to alienation of workers. So now we will move to his second concept, that is theory of alienation. Essence of human has been defined. Now he says कि जो कैपिटलिज्म का दौर है वो इंसान का एलियनेशन कर रहा है, खासकर वर्कर्स का एलियनेशन कर रहा है। एलियनेशन मीन्स सेपरेशन या एस्ट्रेंजमेंट, मतलब खुद से खुद को जुदा कर देता है, आप अपने आप को भूल जाते हैं जब आप वर्कर होते। तो ये साइकोलॉजिकली डिफाइन किया हुआ कॉन्सेप्ट एलियनेशन का, फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, जुदा कर देना तो फिजिकल सेंस में नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल सेंस में एक इंसान खुद से अलग हो जाता है, खुद को भूल जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है एलियनेशन का, ये मेनली लिया है मार्क्स ने हीगल से, लेकिन जैसा आपको पता है हीगल वाज एन आइडियलिस्ट, तो हीगल ने आइडियलिस्ट तरीके से एलियनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। हीगल ने कहा कि सबसे पहले गाइस्ट होता है, गाइस्ट अपने आप को मैनिफेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नेचर, फिर नेचर दैट इज कंपोजिट ऑफ मैटर एज वेल एज आइडिया। इस पे तो हमने खूब चर्चा की हुई है, आई होप आपको याद होगा लास्ट वीडियो से। फिर उसमें आइडिया में कन्फ्लिक्ट के कारण धीरे धीरे हिस्ट्री प्रोग्रेस करता है, इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। तो जब तक गाइस्ट अपने आप को वापस से सेल्फ रियलाइज नहीं कर लेगा इन इट्स परफेक्ट स्टेट, हाईएस्ट लेवल, तब तक बीच के जो भी स्टेज होंगे वहां पे जो इंसान है उसको कुछ ना कुछ एक बिछड़ाव सा लगेगा, एलियनेशन सा लगेगा, ऐसा हीगल ने कहा। क्योंकि इंसान का मकसद क्या है, अल्टीमेट गोल इज टू अटेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ जाइस्ट, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ जाइस्ट, हाईएस्ट स्पिरिट। लेकिन जब तक वो अटेन नहीं होता है, इन द ट्रांजिशन फेज एक एलियनेशन सा लगेगा, बिछड़ाव सा लगेगा कि मैं ये नहीं हूं, मेरा मकसद इससे कुछ ज्यादा है। तो इस सेंस में हीगल ने एलियनेशन को एक्सप्लेन किया इन हिज ओन थ्योरी। तो हीगल वाज एसेंशियली एन आइडियलिस्ट। हीगल कहते हैं कि गाइस्ट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ नेचर, एंड नेचर के अंदर जो आइडियाज होंगे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन के कारण इट विल राइज एंड अल्टीमेटली द गाइस्ट विल सेल्फ रियलाइज इटसेल्फ इन द वर्ल्ड इटसेल्फ, नेचर इटसेल्फ। जब लोग जो हैं उनकी सोचने की ताकत जो है, सोचने की तरीके जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन आइडियाज, अल्टीमेटली दैट परफेक्ट स्टेज विल बी अटेन्ड, देन गाइस्ट विल सेल्फ रियलाइज इटसेल्फ। इस पे तो हमने खूब चर्चा की आखिरी क्लास में। तो हीगल कहते हैं जो बीच के जितने भी फेज हैं, जैसे हम अभी जिस समाज में रह रहे हैं, ये समाज परफेक्ट स्टेट तो है नहीं, यहाँ पे कुछ कमियां तो हैं ही। तो हमारे मन में जो कभी कभार विचार उठते हैं कि जो मैं जीवन जी रहा हूं, क्या ऐसा ही जीवन जीने के लिए मेरा जन्म हुआ था, क्या मेरे जीवन का यही मकसद है? तो जो इंटेलेक्चुअल कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमारे दिमाग में, वही है एलियनेशन। हम अभी अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाए हैं क्योंकि वी हैव नॉट रीच टू द परफेक्ट या हाईएस्ट स्टेट, ऐसा कुछ कहते हैं हीगल। लेकिन हीगल
तो आइडियलिस्ट हैं। और मार्क्स इज क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म, मार्क्स इज मटेरियलिस्ट। मार्क्स से पहले एक और थिंकर हुए फ्यूरबैक, ही वॉज मटेरियलिस्ट थिंकर एंड ही क्रिटिसाइज्ड हीगल कि नो हीगल ऐसा नहीं है, इट इज नॉट alienation in ideas, it is not alienation in thoughts, it is actually alienation of workers because of capitalist condition। ऐसी कुछ बातें फ्यूरबैक कहेंगे और उसको फिर फर्दर डेवलप करेंगे मार्क्स, और मार्क्स अपनी एक कंप्लीट थ्योरी देंगे ऑफ एलियनेशन। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि मार्क्स ने पहले बताया कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन मीन्स वन विल बी क्रिएटिव, उसके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा होगी, प्लस वांट टू हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप। बट कैपिटलिज्म लीड्स टू एलियनेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान अपने नेचर को धीरे धीरे भूलता जाता है, जो उसका मेन एसेंस है उसको भूलता जाता है और वो कुछ और ही बन जाता है। ह्यूमन इज रिड्यूस्ड टू एन ऑब्जेक्ट एंड दिस रिडक्शन टू एन ऑब्जेक्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। ये थ्योरी मार्क्स ने दी बाय क्रिटिसाइजिंग हीगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। हीगल ने भी एलियनेशन का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन वो थोड़ा आइडियोलॉजिकल वे में डिफाइन किया। हीगल वाज एन आइडियलिस्ट, मार्क्स ने फ्यूरबैक से इंस्पायर होकर के हीगल को क्रिटिसाइज किया एंड मार्क्स गेव हिज मटेरियलिस्टिक रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एलियनेशन। तो आज पर मार्क्स, एलियनेशन ओरिजिनेट्स इन इकोनॉमिक बेस। देखिए मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो तय करते हैं समाज के सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशंस। तो इकोनॉमी इज द बेस while everything else, सोसाइटी, पॉलिटी एंड कल्चर, एवरीथिंग इज सुपर स्ट्रक्चर। इसी को कहा गया है मार्क्स की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। वो कहते हैं कि अभी जो जिस फेज में है दुनिया, मार्क्स ने हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया है, उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री हैज इवॉल्व्ड इन डिफरेंट फेजेस। तो अर्लियर सबसे पहले था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आया एज ऑफ स्लेवरी, देन फ्यूडलिज्म एंड देन मार्क्स सेज करेंटली वी आर इन द फेज ऑफ कैपिटलिज्म। और कहते हैं जिस फेज में हम हैं अभी, कैपिटलिस्टिक सिस्टम में हैं, वहां पे जो बेस है उस बेस के अंदर मेनली बेस इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। उसमें जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो है फैक्ट्रीज वगैरह। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ बेस दैट इज कैपिटलिज्म, वो है क्लास रिलेशन। क्लास रिलेशन में देयर आर कैपिटलिस्ट या बॉर्जुआ क्लास who are having ownership of the factors of production, and then there are workers या proletariat class who are working on in the factories. These workers are being alienated from themselves. Why? Because capitalist system में labor is done for wages, not for creativity. capitalist समाज में हर आदमी वो काम कर रहा है जिससे उसको पैसा मिले, ना कि वो काम जो उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी क्रिएटिविटी से ही उनको पैसा मिल रहा है। जैसे हो सकता है अरिजीत सिंह को सिंगिंग अच्छा लगता है और सिंगिंग के कारण उनको पैसा भी मिल रहा है, तो वो उनके लिए वेजेस भी अर्न कर रहा है और उनकी क्रिएटिविटी भी उससे एक्सप्रेस हो रही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, अदरवाइज ज्यादातर ऐसे लोग हैं इस कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो काम करते हैं फॉर वेजेस, नॉट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। और उनका जो वर्क है वो फ्रैगमेंटेड है, रिपीटेटिव है, एक ही काम बार बार करते रहते हैं। जैसे कभी कभार मुझे भी लगता है, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैं रोज एक ही काम करता हूं, न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं, क्लास में जाकर के इकोनॉमिक्स एथिक्स पढ़ाता हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस कैपिटलिस्टिक सिस्टम। एक बड़ी सी मशीनरी है जिसका मैं एक हिस्सा हूं और मैं वो काम बार बार करता रहता हूं, एंड दैट डज नॉट अलाउ मी टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी। मेरा मन करता है कि मैं फिलोसफी पढ़ाऊं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ूं और पढ़ाऊं, और यही कारण है कि मैं टाइम निकाल करके ये सब वीडियोस बनाता हूं। बट आई गेट वेरी लेस टाइम फॉर दीज एक्टिविटीज। आई डू मोर सच एक्टिविटीज विच आर रिपीटेटिव, फ्रैगमेंटेड, विच आर imposed on me. Why? Because that is source of earning for me, and this is all because of the capitalistic system to which we all belong. और इस कारण से धीरे धीरे इंसान जो है खुद से एलियनेट होने लगता है। तो ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, मार्क्स तो वैसे भी इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक आइडियाज में बिलीव करते हैं, यानी कि हर चीज जो है वो इकोनॉमिक बेस के कारण तय होती है। तो जो एलियनेशन भी है वो आइडियलिस्टिक एलियनेशन नहीं है, ऐसा जैसा हीगल ने कहा था, मार्क्स कहेंगे जो एलियनेशन है वो एलियनेशन मेनली हो रहा है वर्कर्स का, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्कर जो हैं वो
they have been reduced to an object, they have been reduced to a machine, and they are being forced to work for wages. They are not working for expressing their creativity. और इस कारण से जो पहला ह्यूमन एसेंस है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जो दूसरा ह्यूमन एसेंस है दैट इज बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, वो भी हैम्पर होता है। क्योंकि फैक्ट्रियों में जब हम काम करते हैं, एक मशीन की तरह हम जब काम करते हैं, तो धीरे 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 हमारे सोशल रिलेशनशिप्स भी खत्म हो जाते हैं। मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है, इट इज मेनली विथ रिस्पेक्ट टू वर्कर्स, ऐसा मार्क्स कहते हैं। और एलियनेशन जो है इट हैपेंस एट 4 लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। जैसे एक फैक्ट्री में, मान लीजिए एक कपड़े की फैक्ट्री में कोई जो है वो सिर्फ हाथ के कपड़े बनाए जा रहा है, लगातार एक हाथ के कपड़े बनाए जा रहा है, दूसरा जो है पाँव के कपड़े बना रहा है, तीसरा जो है वो कुछ और बना रहा है, तीसरा जो है बटन सिल रहा है, चौथा जो है वो कॉलर बना रहा है, और वो दिन रात कॉलर ही बनाता है। तो चूंकि वर्क जो है वो रिपीटेटिव है, फ्रैगमेंटेड है। अब एक ही आदमी मान लीजिए शर्ट बनाता, राइट फ्रॉम कॉलर से लेकर के उसकी जेब से लेकर के सब कुछ, फिर वो बना करके उसको मार्केट में बेचता, ग्राहक आकर के खरीदता, उससे बात करता कि अच्छा ये आपने बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो उसको एक एहसास होता कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, उसको अपनी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन दिखता। लेकिन हो क्या रहा है इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, यहाँ पे मास प्रोडक्शन करना होता है, इसलिए यहाँ फोकस होता है स्पेशलाइजेशन पे। एक आदमी एक ही काम बार बार करेगा तो उसमें वो बेहतर होता जाएगा, और इस प्रोसेस में एक इंसान जो है वो सबसे पहले एलियनेट होता है फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट ही और सी मेक्स। जैसे अगर शर्ट बन के जब तैयार भी होगी तो इसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये शर्ट मैंने बनाया, क्योंकि उसने तो सिर्फ उस शर्ट का एक हाथ बनाया है। इसको नहीं लगेगा कि इसने वो शर्ट बनाया, क्योंकि इसने तो सिर्फ कॉलर बनाया है। सो एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट हैपेंस। Why? Because every worker is expected to work in efficient manner, and that for that they have to do repetitive work, जिसमें वो efficient हो जाएं। तो सबसे पहले होता है alienation from the product, then alienation from the process of production। जो प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ उससे वो वर्कर्स रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज जो वो बना रहे हैं, जो सामान वो बना रहे हैं, हो सकता है कि इस वर्कर का मन हो पेंटिंग करने का, इसका मन हो पेंटिंग करने का, लेकिन ये काम कर रही है कपड़े की फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि कपड़े की फैक्ट्री में ही इसको नौकरी मिली है। तो ये जो काम कर रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, उसमें इसका कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। सो एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। मार्केट इज कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। क्या प्रोड्यूस होगा वो मार्केट तय करता है, ना कि आप तय करते हैं। और इसी कारण से मार्केट के अंदर आप एक मशीन की तरह काम करने लगते हैं। यू वर्क एज अ फ्रैगमेंटेड मशीन, यू आर लाइक कॉग इन द व्हील। जैसे कोई गाड़ी के अंदर एक मशीन होता है, वैसे वर्कर्स जो है वो मशीन की तरह काम करते रहते हैं, रिपीटेड एक्टिविटी, और इतना ज्यादा वो एक ही काम करते रहते हैं कि धीरे धीरे उनकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। सुबह 8 बजे ऑफिस गए, रात को 9 बजे आ रहे हैं, तो क्या बची सोशल लाइफ? ना इतना एक्स्ट्रा इनकम है, ना टाइम है कि लोगों से मिल पाए, ना इतने पैसे हैं कि बार बार घर जा सकें। गांव में परिवार रहता है, शहरों में रहते हैं, तो इतना इनकम भी नहीं है कि बार बार गांव जा सकें, ना इतना छुट्टी मिलती है, टाइम मिलता है कि बार बार गांव जा सके। तो धीरे धीरे आप समाज से कटने लगते हैं। सो द थर्ड लेवल ऑफ एलियनेशन हैपेंस, दैट इज एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी। सो सबसे पहले एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट। व्हाट यू आर मेकिंग वो आपका बनाने का मन है ही नहीं। जैसे आई टीच इकोनॉमिक्स, बट आई डोंट फील लाइक टीचिंग इकोनॉमिक्स, बट आई टीच बिकॉज दैट इज डिमांड of the market. So market controls production and worker feel powerless. Alienation from the process of production. You produce one part of the entire commodity. अगर आप कोई एक पार्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही हिस्सा बना रहे हैं। यू कीप ऑन डूइंग दैट रिपीटेटिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी का दौर है, तभी जाकर के आप कम समय में एक काम जब बार बार करेंगे तो कम समय में एक चीज ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो मास प्रोडक्शन के लिए अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन ए फ्रैगमेंटेड मैनर, रिपीटेटिव एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्क, एंड दैट इज हाउ वर्कर इज एलिएनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड द वर्कर इज रिड्यूस्ड टू अ कॉग इन द व्हील। जैसे ये इमेज भी आपको दिखाएगा, हर वर्कर अपना काम करते जा रहा है। जैसे मशीन में हर मशीन अपना काम करती रहती। कार के अंदर जो व्हील्स घूमती हैं, उनको ये थोड़ी पता है कि वो इसलिए घूम रही हैं ताकि
वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना चाहती हैं, वो तो बस घूम रही हैं, उनको नहीं पता कि इससे होगा क्या। फिर धीरे धीरे दिन रात फैक्ट्रियों में काम करते करते इंसान जो है सोसाइटी से एलियनेट हो जाता है, और जब 3 लेवल पे एलियनेशन होता है तो धीरे धीरे चौथा एलियनेशन होता है, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट 3 दैट लीड्स टू एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ। इंसान खुद को भूलने लगता है, खुद क्या चाहता है वो जीवन में, वो फीलिंग खत्म होने लगती है, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, पावरलेसनेस, इमोशनल डिस्कनेक्टेडनेस, ये सब आने लगता है। तो दैट इज द 4 लेवल ऑफ एलियनेशन गिवन बाय कार्ल मार्क्स इन थ्योरी ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एलियनेशन, जब इंसान खुद से खुद को अलग पाता है, वो खुद ही भूल जाता है कि उसको चाहिए क्या, वो बस एक मशीन की तरह चुपचाप से काम किए जाता है, एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन लिए हुए जीता है, वर्थलेसनेस, पावरलेसनेस वो फील करता है। यह है हिज थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो आई जस्ट होप कि एसेंस ऑफ ह्यूमन एंड थ्योरी ऑफ एलियनेशन को आप रिलेट कर पा रहे हैं। इंसान होने का मतलब क्रिएटिव होना, इंसान होने का मतलब मीनिंगफुल रिलेशंस बिल्ड करना अपने आसपास के लोगों का के साथ, और कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंसान जो है एक मशीन की तरह बिहेव करने लगता है, बिकॉज ह्यूमंस आर वर्किंग फॉर वेजेस। और फिर धीरे धीरे क्रिएटिविटी तो खत्म हो ही जाती है, क्योंकि वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस करता जो वो करना चाहता है। हो सकता है इन मैडम का सिंगिंग में बड़ा रुझान हो, लेकिन वो काम कर रही हैं सिलाई मशीन के ऊपर। एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक ही काम बार बार कर रही हैं, कॉलर बना रही हैं बार बार। धीरे धीरे ना परिवार से मिलने का मौका मिलता है, ना आसपास के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, क्योंकि एकदम फैक्ट्री में लगातार काम करते रहना। तो एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, अल्टीमेटली एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। ह्यूमन बीइंग्स आर रिड्यूस्ड टू कॉग इन द व्हील। और फिर मार्क्स अपनी थ्योरी, तीसरी वाली थ्योरी देते हैं यंग एज में, जिसको कहा गया है एसेंस ऑफ फ्रीडम। मार्क्स बताते हैं कि फ्रीडम का क्या मतलब होता है। मार्क्स कहते हैं कि जो अभी तक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया है लिबरल थिंकर्स ने, जैसे कि जॉन लॉक ने, उनको कैपिटलिस्ट थिंकर या बॉर्जुआ थिंकर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है मेनली बॉर्जुआ क्लास के लिए, कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही है। तो मार्क्स कहते हैं कि अभी तक का जो भी कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, वो फॉल्स कॉन्सेप्ट है। तो मार्क्स हैज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन्ड व्हाट फ्रीडम इज नॉट। जो अभी तक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लोग देते आए हैं, जो लिबरल थिंकर्स देते हैं, दैट इज नॉट ट्रू फ्रीडम। सो मार्क्स हैज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसाइज्ड द बॉर्जुआ, लिबरल या कैपिटलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीडम। लिबरल या कैपिटलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीडम इज दैट फ्रीडम इज राइट। फ्रीडम एक अधिकार है कुछ करने का, कुछ प्रोटेक्ट करने का। जैसे लॉक की बात की जाए तो लॉक हैज टॉक्ड अबाउट फ्रीडम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा महत्व लॉक ने किसको दिया है? प्रॉपर्टी को दिया है। तो जब आप अपनी आजादी को अपने अधिकार से जोड़ करके देखते हैं कि मेरी आजादी मतलब मेरा अधिकार, तो अधिकार की अगर आप बात करते हैं ना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट राइट्स, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट समबडी। माय राइट्स, व्हेन यू आर टू मच कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स, इट सिंपली सेज कि यू आर एप्रीहेंसिव, यू आर फियरफुल ऑफ द स्टेट या पीपल ऑफ द सोसाइटी अराउंड यू। जब आप बहुत ज्यादा राइट्स की बात करते हैं, मेरे अधिकार मेरे अधिकार मेरे अधिकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट आप एग्जिबिट कर रहे हैं कि यू आर नॉट वेरी सिक्योर रिगार्डिंग स्टेट एंड द पीपल अराउंड, कि क्या वो आपकी अधिकारों को इनक्रोच तो नहीं कर देंगे। ये डर आपको सता रहा है। और जब आप राइट्स को फ्रीडम से इक्वेट करने लगते हैं, जो लिबरल थिंकर्स ने किया है, लॉक ने, कि राइट्स एंश्योर फ्रीडम, तो कहीं ना कहीं इट इनहेरेंटली इंडिकेट दैट देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। समाज हमारा इनडायरेक्टली दुश्मन है। जब आप, अच्छा, परिवार के अंदर आप अधिकारों की बात करते हो क्या? नहीं ना। यू डोंट टॉक ऑफ राइट्स कि मेरा अधिकार है पापा कि मुझे टीवी देखने दिया जाए। नो। मम्मी, मेरा अधिकार है कि मुझे खाना टाइम पे मिले। मम्मी खुद ही खाना टाइम पे दे देगी। तो परिवार के अंदर यू डोंट सी दैट अदर्स आर योर कॉम्पिटिटर्स। वहां पे बहुत ज्यादा इसीलिए आप अधिकारों की बात नहीं करते। बट व्हेन यू फील, व्हेन यू आर आउट इन सोसाइटी एंड व्हेन यू आर एप्रीहेंसिव ऑफ पीपल अराउंड यू, वह गांव में भी अगर अपने लोग हैं गांव में आसपास में, तो आप बहुत ज्यादा अधिकारों की बात नहीं करते। लेकिन शहरों में जहां आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, वहां आप ज्यादा फोकस करते हैं राइट्स पे।
तो राइट्स पे ज्यादा फोकस करना एंड इक्वेटिंग राइट विथ फ्रीडम इज इन दो सोसाइटी वेयर देयर इज ह्यूज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, खुद के ऊपर सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग ज्यादा है, और आसपास का जो समाज है या सोसाइटी है उसको हम अपने एनिमी की तरह इनडायरेक्टली, थोड़ा सा नोबल सेंस में ही, लेकिन अपने एडवर्सरी की तरह देखते हैं। सो ये जो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है विच इक्वेट्स फ्रीडम विथ राइट, इट एक्चुअली आइसोलेट्स मैन फ्रॉम सोसाइटी। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं राइट्स के या फ्रीडम के, ये इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इट इनहेरेंटली प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन वेयर एवरीवन इज कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वेयर एवरीवन इज फोकसिंग ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। मार्क्स कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रीडम का, विच इज ओवर एम्फेसाइजिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। अगर लॉक की बात कर ली जाए तो लॉक हैज टॉक्ड अबाउट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इसमें भी लॉक हैज ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन प्रॉपर्टी। तो अल्टीमेटली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास या बॉर्जुआ क्लास। भाई जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को तो राइट टू प्रॉपर्टी का फायदा होगा। समाज में अगर राइट टू प्रॉपर्टी को ही फ्रीडम माना जाता है तो जो प्रॉपर्टी क्लास है उसी को तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम या राइट का फायदा होगा। So Marx says that this concept of freedom, which is given by the bourgeois class, is actually protecting interest of bourgeois class only, capitalist class only. It is not protecting the interest of workers. Rather, it is alienating workers. तो मार्क्स तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो फिलोसोफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, उनका काम ही होता है बातों को घुमा फिरा करके अल्टीमेटली जो पावरफुल क्लास हैं समाज के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लॉक का क्रिटिसिज्म भी हमने ऑलरेडी देखा है कि लॉक इज क्रिटिसाइज्ड एज एजेंट ऑफ बॉर्जुआ क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास। तो लॉक हैज टॉक्ड अबाउट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये तीन अधिकारों की बात करते हैं और ये तीन अधिकार अगर प्रोटेक्ट हो गए तो माना जाएगा कि इंसान को फ्रीडम है। मार्क्स कहते हैं कि नो नो यार, दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज तो एक्चुअली जस्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। फ्रीडम का गलत डेफिनेशन दे रहे हो तुम, और जिस तरीके से तुमने फ्रीडम को राइट से इक्वेट कर दिया है अधिकारों से, इससे तो फिर पूरा समाज जो है एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरफ फील करेगा। सोसाइटी इज नॉट अगेंस्ट यू, सोसाइटी इज देयर टू सर्व यू, गिव यू अ मीनिंगफुल लाइफ, क्योंकि इंसान होने का मतलब ही है टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। बट जिस तरीके का डेफिनेशन दिया है फ्रीडम का इन लिबरल या कैपिटलिस्ट या बॉर्जुआ थिंकर्स ने, इससे तो ऐसा लगता है कि समाज के जो बाकी लोग हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, स्टेट जो है हमारा कॉम्पिटिटर है। बट दैट शुड नॉट बी द केस। सो मार्क्स हैज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन्ड व्हाट फ्रीडम इज नॉट, एंड नाउ ही विल एक्सप्लेन व्हाट फ्रीडम इज। तो मार्क्स सेज कि फ्रीडम इज नॉट राइट, ये अधिकार नहीं है। अगर आप फ्रीडम को, आजादी को अधिकार से जोड़ करके देखोगे जैसा लिबरल थिंकर्स ने देखा है, तो फिर तो आसपास के सब लोग ऐसा लगेगा कि वो आपकी आजादी के दुश्मन है, क्योंकि अधिकार हमेशा होता है अगेंस्ट समबडी एल्स। तो अगर आजादी और अधिकार एक ही है तो फिर आपको लगेगा कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपके आजादी के दुश्मन हैं। बट फ्रीडम इज नॉट अ राइट, इट इज एक्चुअली ए कंडीशन। ये एक स्थिति है, एक सिचुएशन है जो तब आती है जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ हार्मोनियस तरीके से रहें। एक स्थिति है, एक कंडीशन है, वो तब अचीव होती है फ्रीडम की जब वी हैव एबिलिटी टू डू व्हाट वी वांट टू डू। जैसे ये मैडम का मन होता है सिंगिंग करने का, ये सिंगिंग करती हैं अगर, तो माना जाएगा कि सी इज एंजॉइंग फ्रीडम। बट ये सिंगिंग कब कर पाएंगी? ये सिंगिंग तभी कर पाएंगी जब इनको इस बात की चिंता ना हो कि इनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तो फ्रीडम इज ए कंडीशन वेयर वन इज एबल टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू। फ्रीडम इज नॉट ए राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अधिकार नहीं है, ये एक स्थिति है। और वो स्थिति तब जनरेट होती है आज़ादी की जब हमें अपनी जरूरतों के डर से आज़ादी मिल जाती है कि मेरी जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, ये कैसे पूरी होंगी। So freedom requires freedom from necessity. Freedom requires freedom from economic insecurity. So true freedom will be guaranteed only when our basic needs are guaranteed. और मार्क्स कहते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली इन द स्टेट ऑफ कम्युनिज्म। जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म था
तब ट्रू फ्रीडम था लोगों के पास। जैसे ही शुरू हुआ स्लेवरी सिस्टम, उसमें स्लेव्स की फ्रीडम वाज नॉट गारंटेड। फ्यूडल सिस्टम में जो सर्फ्स के फ्रीडम थे दैट इज नॉट गारंटेड। कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो प्रोलेटेरिएट्स हैं उनके फ्रीडम इज नॉट गारंटेड, बिकॉज उनकी बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट इज नॉट गारंटेड। और फिर जब सोशलिज्म आएगा और सोशलिज्म के बाद अल्टीमेटली कम्युनिज्म अटेंड होगा, then only freedom will be again guaranteed, because true freedom is possible only in a communist system, communism, common ownership, जहां पे आइडिया ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड्स आर फॉलोड। देखिए, मार्क्स के हिसाब से ट्रू फ्रीडम, सही मायने में आजादी जो होती है, आजादी का जो मतलब होता है, दैट ट्रू फ्रीडम इज when we are free from fear of fulfillment of our basic needs। हमें हमारी कल की चिंता अगर खत्म हो गई कि मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ये मशीन की तरह क्यों काम करती, अगर इनको कल की चिंता नहीं होती खुद के और खुद के परिवार के लिए, अगर कल की चिंता खत्म हो गई तो फिर इंसान ट्रू फ्रीडम को अटेन कर पाएगा। और ट्रू फ्रीडम को अगर अटेन कर पाया, देन अ पर्सन विल बी एबल टू रियलाइज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मार्क्स के हिसाब से क्या है? इट इज नॉन एलियनेशन या सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स व्हाट? इंजॉइंग आवर क्रिएटिविटी एंड कनेक्टिंग विथ पीपल अराउंड। दूसरे शब्दों में कहें, टू बी ह्यूमन। मैं क्लास में जो पूछता हूं इकोनॉमिक्स की क्लास में, अगर आपको याद हो तो, मार्क्स का कम्युनिज्म थोड़ा सा मैंने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया है याद कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं ना, व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ? दो ऑप्शन देता हूं, टू बिकम एन आईएएस या टू बी हैप्पी। आप में से कई सारे लोग बोलते हैं आईएएस। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करोगे आईएएस बन के? आप कहते हैं समाज की सेवा करेंगे। मैं कहता हूं समाज की सेवा करने से क्या होगा? तो इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। तो आप चाहे कुछ भी जीवन में करना चाहें, कुछ भी पाना चाहें, अंत लक्ष्य तो हमेशा हैप्पीनेस ही होता है। और मार्क्स कहते हैं ट्रू हैप्पीनेस is attained when we enjoy true freedom, and true freedom is when we are guaranteed of fulfillment of our basic needs. That can happen only to the level at the level of communism. The goal of our life is to be happy, and true happiness comes when we are free from our fear of fulfillment of necessities. मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में तो वर्कर्स को हमेशा ही डर सताता रहता है कि उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इसीलिए कैपिटलिस्ट सिस्टम में तो वर्कर्स आर इन द फेज ऑफ एलियनेशन एंड दे आर नेवर एंजॉय ट्रू फ्रीडम, एंड सिंस दे नेवर एंजॉय ट्रू फ्रीडम, दे आर नेवर एबल टू सेल्फ रियलाइज देमसेल्फ, दे आर नेवर एबल टू फील लाइक अ ह्यूमन, एंड दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ एलियनेशन, या दूसरे शब्दों में नॉन हैप्पीनेस। बट कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बाद एक रिवॉल्यूशन आएगा एंड देन सोशलिज्म विल बी अटेंड, विच विल बी अ ट्रांजिशनल फेज, जहां पे कॉन्सेप्ट फॉलो होगा टू ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू डीड्स या वर्क, जहां पे हर आदमी जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ हद तक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर क्लास कम होगा, लेकिन यहाँ पे भी ट्रू फ्रीडम अटेन नहीं होगा। एवरीवन विल बी स्टिल अफ्रेड ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसिटीज, एंड देन धीरे से समाज प्रोग्रेस करेगा टू द हायर फेज ऑफ कम्युनिज्म, जहां पे कॉन्सेप्ट फॉलो होगा टू ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड्स, सबको अपनी जरूरतों के हिसाब से दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हमारा फैमिली। फैमिली के अंदर आप देखो, दादाजी अगर बूढ़े हो गए, वो कुछ काम नहीं कर पाते, येट उनकी सबसे ज्यादा केयर की जाती है। तो फैमिली के अंदर कॉन्सेप्ट फॉलो होता है टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जिसकी जैसी जरूरतें उस हिसाब से उसको रिसोर्स दिया जाता है। इसी कारण से फैमिली के अंदर वी फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वी फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मार्क्स कहते हैं कि जब कम्युनिज्म का लेवल अटेन हो जाएगा तो पूरी दुनिया एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन द फियर ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ आवर necessities will be gone, economic insecurity will be gone, and then true freedom will be attained. And once freedom is attained, then happiness will be achieved. What is happiness? Happiness is creativity. Happiness is relating with people around us, and happiness in simple word is to be human. तो मार्क्स ने अर्ली फेज में भी, यंग फेज में भी मार्क्स ने ये सब बातें की हैं, हैप्पीनेस की, टू बी ह्यूमन की, फ्रीडम की एंड एलियनेशन की।
लेकिन बाद के फेज में मार्क्स विल ओवर एम्फेसाइज ऑन रिवॉल्यूशन, कि हाउ रिवॉल्यूशन विल बी ब्रॉट, हाउ कैपिटलिस्टिक मॉडल विल बी रिमूव्ड एंड सोशलिज्म विल बी अटेन्ड, एंड देन फ्रॉम सोशलिज्म कम्युनिज्म विल बी अटेन्ड। बट अगर हम ध्यान से देखें तो अर्ली फेज ऑफ मार्क्स, यंग मार्क्स ने पहले बात की एलियनेशन की, फ्रीडम की एंड ह्यूमन एसेंस की। वी स्टार्टेड विथ ह्यूमन एसेंस। ह्यूमन एसेंस का मतलब क्या है? इंसान होने का मतलब है सोशल होना और क्रिएटिव होना। इंसान सोशल और क्रिएटिव तभी हो सकता है जब उसके पास आजादी हो टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड और हरसेल्फ। लेकिन कैपिटलिस्टिक सिस्टम में इंसान की आजादी छिन जाती है, इंसान एलियनेट हो जाता है फ्रॉम हिमसेल्फ। व्हाई? बिकॉज वर्कर्स मेनली आर रिड्यूस्ड टू अ मशीन। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर वेजेस, दे आर नॉट वर्किंग फॉर expressing their creativity, and that is why they are alienated, और alienated phase में they are not able to enjoy the purpose of life, that is happiness। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। इंसान का एसेंस है क्रिएटिविटी एंड सोशल होना, वो तभी हो पाएगा जब उसके पास फ्रीडम हो। कैपिटलिस्टिक सिस्टम में वो एलियनेटेड रहता है, इस कारण से ह्यूमन अपने एसेंस को अचीव नहीं कर पाता। तो दीज आर द इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो जो मैंने शुरुआत में बताया कि मार्क्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, यंग मार्क्स का, एसेंस ऑफ ह्यूमन, एलियनेशन एंड एसेंस ऑफ फ्रीडम, ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम में तो वर्कर्स आर एलियनेटेड एंड दे आर नॉट एबल टू एंजॉय हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि हाउ एलियनेशन विल बी एंडेड एंड हाउ ट्रू फ्रीडम विल बी रियलाइज्ड या ह्यूमन एसेंस विल बी रियलाइज्ड। वो कहते हैं इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज रिवॉल्यूशन। क्रांति होगी और क्रांति के बाद सोशलिज्म आएगा, और फिर सोशलिज्म विच इज अ ट्रांजिशन फेज, वो धीरे धीरे इट विल मूव टू द लेवल ऑफ कम्युनिज्म, और फिर इंसान जो है वापस से फ्री हो जाएगा, क्रिएटिविटी को एंजॉय करेगा, सोशल कोऑपरेशन एंजॉय करेगा। ये है यंग मार्क्स। यंग मार्क्स ने नियो मार्क्सिस्ट को इंस्पायर किया है। कौन है नियो मार्क्सिस्ट, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने बस एक लाइन सिग्निफिकेंस लिख दिया है, आगे हम समझेंगे। अब पॉइंट ये है कि जो यंग मार्क्स हैं वो थोड़े फिलोसॉफिकल टाइप इंसान आपको लगे कि नहीं, वो थोड़े से इंसान, फ्रीडम, ह्यूमन एसेंस, एलियनेशन की बात करते हैं। अब 1845 के बाद से मार्क्स विल बिकम वेरी वेरी रिजिड इन हिज अप्रोच एंड ही विल बी वेरी मच कंसर्न्ड कि हाउ रिवॉल्यूशन विल कम, कैसे क्रांति आएगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, और एकदम साइंटिफिक तरीके से, जैसे कोई साइंटिस्ट बताता है ना कि कैसे एक मशीन काम करेगा या कैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी काम करती है, वैसे एकदम साइंटिफिक तरीके से मार्क्स विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिज सोशलिज्म, कि हाउ सोशलिज्म विल बी अटेन्ड फ्रॉम कैपिटलिस्टिक सिस्टम। और यहाँ पे ही हैज गिवन द की कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो इसी कारण से बाद के मार्क्सिस्ट को, मैच्योर मार्क्स को कहा जाता है साइंटिफिक या मटेरियलिस्टिक। हम लोग कल मैच्योर मार्क्स को देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर मार्क्स के आइडियाज को कंक्लूड करेंगे और उसका इन्फ्लुएंस देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे इन करंट वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।